नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के इतिहास का 11वां क्लास है। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कक्षा 7 के इतिहास को, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है, और इसका यह 5वां अध्याय नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। इससे कुल आपके 20 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला जो है कि प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, हम्पी में स्थित है प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर। बात करते हैं इसकी, तो विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के राजा राजा कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी हम्पी थी, ठीक है। और इस मंदिर में कुल 56 तीर्थ स्तंभों के संगीतमय स्वर निकलते थे। तो यहाँ पे है कि अगर इसके निर्माण की भी बात करें तो तुलु वंश के राजा राजा कृष्णदेव राय ने इसका निर्माण करवाया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि वास्को डिगामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि वास्को डिगामा भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। हम बताएंगे क्यों गलत है। अगला है कि यह अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप, जो कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम पार्ट है, से निकलकर हिंद महासागर को पार करते हुए भारत पहुंचा था। तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला, कि केवल दूसरा सही है। अब पहला क्यों गलत है, तो जानते हैं कि वास्को डिगामा जो था भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग को खोज करने और मसालों की इच्छा से प्रेरित होकर भारत आया था, और वह साल 1498 में केरल स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी वह लिस्बन लौट गया था। तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति और वास्तुकला को देखने के लिए नहीं आया था, जबकि वह भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए आया था, और उद्देश्य क्या था, मसालों का व्यापार करना। अगला है कि 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन में कौन लोग रहते थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, कि भारतीय कारीगर और सौदागर दोनों लोग रहते थे ब्लैक टाउन। इसके बारे में जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो था बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जैसे नगरों का उदय हुआ, साथ ही शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी कि देशीय व्यापारियों और शिल्पकारों को ब्लैक कहा जाता था, और ये लोग जहाँ पे रहते थे उनको हम लोग टाउन के नाम से, तो इस प्रकार से क्या हो गया था उनका नाम, कि ब्लैक टाउन हो गया था। जबकि गोरे लोग मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज और कोलकाता के फोर्ट सेंट विलियम जैसी शानदार कोठियों में रहते थे। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि नीचे दिए गए कथन और कारणों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर है कथन कि 18वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम का अधोपतन हो गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और अधन पतन होने का कारण क्या था, तो 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो कारण भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है ए, कि कथन और कारण दोनों के दोनों सही है, और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। बात करते हैं कि जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उन्होंने प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, उसने हालैंड वासियों और अंग्रेजों के साथ आपस में भिड़ना शुरू कर दिया। और उसी समय साल 1686 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगलों के साम्राज्य में बेसिक तौर पे मिला लिया, और इसी कारण कंपनी के अन्य विकल्प तलाशने मतलब कंपनी अन्य विकल्प तलाशने लगी। और कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादों केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करे। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों को खो बैठा। अगला है कि 17वीं शताब्दी में वह कौन सा महत्वपूर्ण पत्तन था जिस पर नियंत्रण पाने के लिए हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने काफ़ी प्रयत्न किया था। तो वह था मसूलीपट्टनम, जिसका कि अभी हाल ही में मैंने जिक्र किया। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला है आपका कि 1565 में राक्षस तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन सुल्तानों का गुट लड़ा था। तो बात करते हैं राक्षस तगड़ी का जो युद्ध था, इसमें बेसिक तौर पे गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के लोग एक साथ मिलकर विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध लड़े थे। तो बात करते हैं दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ एक संघ बनाकर साल 1565 में, ठीक है, तालीकोटा तालीकोटा के युद्ध में, इसे बेसिक तौर पे राक्षस तगड़ी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है,
लड़ा था और इसमें विजयनगर के शासक राम राय को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई तथा विजयनगर को लूटकर ध्वस्त कर दिया गया। और इस संघ में जो थे गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासक थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि तालुकोटा के युद्ध को हम लोग राक्षस तगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इनमें यह 4 सेनाओं के सामने अकेले विजयनगर का जो शासक था उसका नाम क्या था, राम राय था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे क्या है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटे यानी कि किनारी जरी के लिए प्रसिद्ध थे, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि सूरत के जरी की हुई हुंडियों की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक ही थी। तो यह बिल्कुल आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, कि केवल एक सही है। दूसरा वाला क्यों गलत है यहाँ पे जानते हैं कि सूरत के वस्त्र जो थे अपने सुनहरे गोटे के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे, इसलिए बेसिक तौर पे दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अगला है कि किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। तो बेसिक तौर पे मक्का का जो आपका प्रस्थान द्वार है उसे सूरत को कहा जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। तो इसे क्यों कहा जाता है, तो सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार इसलिए क्यों कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में बहुत सारे हज यात्री यहीं से, ठीक है, समुद्री जहाज से रवाना होते थे, इसीलिए सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है कि 14वीं 15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु की प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा था। तो मुर्शिदाबाद जो था वह रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए 14वीं 15वीं शताब्दी में उभरा था। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। तो जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद जो है वह रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। साल 1704 में बंगाल की यह राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब भी गया क्योंकि वहाँ से बुनकर इंग्लैंड के मिलों में, मतलब वहाँ के जो बुनकर थे वह इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए थे और सस्ते कपड़ों के साथ बेसिक तौर पर प्रतियोगिता में ये लोग टिक नहीं पाए और उसके बाद वह समाप्त भी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो कि शिव जी का मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। तो सही ऑप्शन होता है सी, कि वह हम्पी में स्थित है। तो इसकी बात करते हैं कि विजयनगर काल में बना हुआ विरूपाक्ष में, मतलब विरूपाक्ष मंदिर जो कि हम्पी में अवस्थित है और यह मंदिर जो है सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होते थे और देवदासीय विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभों वाले, मतलब स्तंभों वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा और प्रजाजनों के समकक्ष नृत्य किया करती थी। तो यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर में हमें देवदासियों का भी प्रमाण मिलता है, ठीक है। और यह किसके शासनकाल में बना, मतलब कब बना था, तो विजयनगर शासनकाल में ही, जब विजयनगर था उसी दौरान यह बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मंडपम जो है, मंडप किससे संबंधित है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला, कि मंडप जो है वह राजमहल से संबंधित है। तो इसके बारे में जानते हैं कि राजमहल में ही मंडप बने होते हैं। राजा इन्हीं मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं और यहीं से अपने अधीनस्थों के लिए आदेश दिया करते हैं। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मूरो शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो मूरो शब्द बेसिक तौर पे मुस्लिम सौदागरों के लिए विजयनगर साम्राज्य में प्रयोग होता था। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर था जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित तथा इन स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, कि यह बात की जा रही है हम्पी की। तो बात करते हैं हम्पी जो है, हम्पी नगर जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर साल 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का एक केंद्र स्थल था और हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलाबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था और मतलब जो शिलाखंड थे आपस में फंसाकर गूंथा गया था। हम्पी वर्तमान समय के कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि 16वीं सदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका जो पहला कह रहा है कि 16वीं सदी में काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है केवल एक सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए।
अब जानते हैं यहाँ पर कि काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्यों के साथ 16वीं सदी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए भी थे। साथ ही घोड़ों के व्यापार के लिए, ये लोग किसके लिए, बेसिक तौर पे घोड़ों के व्यापार के लिए बेसिक तौर पे, ठीक है, इस मार्ग का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता है। अगला है कि मध्यकाल में पांचाल अथवा विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था। तो विश्वकर्मा जो जिसको कि हम लोग पांचाल कहते हैं उसमें बुनकर समूह शामिल नहीं था। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि मध्यकाल में जो था जिसको कि हम लोग पांचाल यानी कि विश्वकर्मा समुदाय कहते थे, उनमें कौन कौन लोग आते थे, तो उसमें लोहार आते थे, साथ ही साथ उसमें सुनार आते थे और बढ़ई, और इन तीन के अलावा जो कि कसेर आते थे, कसेरे, और साथ ही साथ इसमें राजमिस्त्री आते थे। तो ये तीन, ठीक है, यहाँ पर ये तीन, और यहाँ पे बुनकर इसमें शामिल नहीं थे। तो आपका सही ऑप्शन है डी। और ये तीन और ये दो, इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता था, पांचाल कहा जाता था। अगला है आपका कि बीदर शिल्प के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि बीदर शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया, जो कि गलत है। और दूसरा कह रहा है कि बीदर शिल्प में चांदी तथा तांबे में जड़ाई का काम किया जाता था। तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन तो अभी कि केवल दूसरा सही है। अब पहला क्यों गलत है इसमें हम जानते हैं। तो बीदर शिल्प जो है, जो बीदर कर्नाटक का एक द्वितीय शिल्प है, और बीदर शिल्पकार जो थे वह तांबे और चांदी की जड़ाई का काम करते थे। काम में इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इन्हीं शिल्प का नाम ही क्या हो गया, बीदर शिल्प पड़ गया। तो यहाँ पर किसी स्थानीय शासकों के नाम पे नहीं रखा गया, जो लोग इसकी कढ़ाई करते थे उन्हीं के नाम पे क्या कर दिया गया कि उसका नाम बीदर शिल्प रख दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है कि मुस्लिम बोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था। तो यहाँ पे मुस्लिम बोहरा जो समुदाय थे उनका संबंध व्यापारी वर्ग से था। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। बेसिक तौर पे बात करते हैं, गुजरात के व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे, और वह दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे, और इन्हें हम लोग मुस्लिम बोहरा समुदाय कहते थे। और ये भी मूलतः क्या हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि मणिग्रामम और नाना देसी शब्द किन्हें सूचित करते हैं। तो बात करते हैं मणिग्रामम और नाना देसी जो है वह शब्द दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को सूचित करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। जानते हैं इनके बारे में कि व्यापारियों के अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वह आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं सदी और उसके परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। इनमें से सबसे जो प्रसिद्ध संघ था वह था आपका मणिग्रामम और नाना देसी। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ दूर दूर तक ये लोग व्यापार करते थे। अगला जो क्वेश्चन है कि अजमेर जो कि राजस्थान में है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि 12वीं सदी में चौहान राजाओं की यह राजधानी हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि मुगल के शासन में सूबा यानी कि यह प्रांतों का मुख्यालय बना, यह भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहीं पर आकर बस गए, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका डी वाला सही ऑप्शन होता है कि 1, 2 और 3 सभी के सभी सही हैं। और यहाँ पर जो अंतिम क्वेश्चन है कि चोल काल में लुप्त मोम तकनीकी का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था। तो चोल काल में जो था लुप्त मोम तकनीकी का प्रयोग कांसे की मूर्ति निर्माण में किया जाता था। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। तो दोस्तों ये था कक्षा 7 का मध्यकालीन इतिहास। अभी भी आपके 2-4 चैप्टर बाकी हुए हैं, तो उनको भी हम जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।